आज भाई धातु कर्म अपन स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर धातु का डिस्कशन। धातु के डिस्कशन में देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि धातु क्या होते हैं। देखिए भाई, तत्वों के डिस्कशन के सिद्धांत, तत्वों के डिस्कशन के सिद्धांत एवं प्रक्रम दिख रहा है। तत्वों के डिस्कशन के सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें याद हो, इसका हमें तत्वों का डिस्कशन कैसे करेंगे और उसका धातु कर्म, उसको शुद्ध धातु में कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए भाई धातु क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने धातु के बारे में? वे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुंह से बोलो, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भाई? त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्यागते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? धातु कहलाते हैं। आपके बारे में बताया था ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या बनाते हैं भाई? धनायन बनाते हैं। तो ये धनायन बनाते हैं। तीसरी बात अपन ने बताई थी, ये आघात वर्धनीय और कैसे होते हैं भाई? तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय यानी कि पीटने पर चादर का रूप धारण कर लेते हैं और खींचने पर इनके आसानी से तारों को खींचा जा सकता है। इसके अलावा पढ़ा था ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं भाई? सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। और ये कैसे होती है भाई? धातुएं, सभी धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। और ज्ञात तत्वों में 2/3 भाग किसका होता है भाई? धातु का होता है। ये बात एक तो हमें याद होना चाहिए। हमने बात करी थी, दूसरा टॉपिक लिया था अपन ने अधातु। अधातु में क्या बता? जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भाई? ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते। ये तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं भाई? ऋणायन बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके खुद त्याग कर क्या बना रहे थे? धनायन बना रहे। इसके बाद क्या बताया था? ये चमकदार होते हैं क्या? ये चमकदार नहीं होते। ये आघात वर्धनीय, ये तन्य भी नहीं होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत का चालन बताओ, यानी कि दुर्बल चालन करते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। और ज्ञात तत्वों में 1/3 भाग किसका होता है भाई? अधातु का होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अपन ने बताया था कल उपधातु। क्या बताया था? इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? उपधातु कहलाते हैं। ये पॉइंट भी अपन ने पढ़ाया था। क्लियर? अब इसके बाद धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया। आप सुनना ध्यान से। इसके बाद ये प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, ध्यान दें। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। देखिए, प्रकृति में जो धातुएं हैं ये 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था में। और दूसरी पाई जाती भाई
संयुक्त अवस्था में। एक तो कौन सी अवस्था में पाई जाती है भाई? मुक्त अवस्था में। और दूसरी कौन सी अवस्था में पाई जाती है भाई? संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 की बात करें अपन, मुक्त अवस्था में, हाँ कौन कर रहा है बेटा? कौन मैसेज कर रहा है? फैजान अली को हटा देना व्हाट्सएप से, इससे नंबर इससे हटा दो। वो नहीं है फैजान अली, कौन से नाम से है? कोई और फैजान अली है। वो तो दूसरे नाम से है ना। ये फैजान अली कौन है? इसको हटा दो। आप उससे बोलो फैजान, वो रिप्लाई फाइल लो बोलो। फैजान, फैजान, ये वाला फैजान नहीं, दूसरा वाला जो मैसेज कर रहा है। ये फेजू के नाम से है क्या? अच्छा फेजू तू है, फैजान अली के नाम से उसको हटा। अब नहीं आएगा भाई, इसको हटा दिया, व्हाट्सएप से हटा दिया। तो क्या एक बार आप आप सुनिए, प्रकृति में धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं। एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरी संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाई जाती है चांदी, सोना और प्लेटिनम। ध्यान देना, सवाल ये होता है कि मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाती है? ध्यान से सुनना, सोना, चांदी और प्लेटिनम यानी कि वे धातुएं जो अत्यधिक कम क्रियाशील होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और कम क्रियाशील होने के कारण ये पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अन्य तत्वों से क्रिया करके अपने यौगिकों में परिवर्तित नहीं होती हैं। इसलिए चांदी, सोना और प्लेटिनम धातु जो है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात है संयुक्त अवस्था। आपको ये याद रखना चाहिए कि संयुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं प्राप्त होंगी? जो अत्यधिक क्रियाशील होगी। जो क्रियाशील होगी वो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाएंगी। और धातुओं के ये यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। तो संयुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाएगी? जो अत्यधिक क्रियाशील होगी। तो जवाब दोगे वे धातुएं जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं वे काय में पाई जाती है भाई? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये भी? इसके बाद है भाई आघात्री गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आघात्री गैंग या मैट्रिक्स। आघात्री गैंग या मैट्रिक्स याद रखना, अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं, क्या बोलोगे? अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं
उनको हम अघाती, गेन या मैट्रिक्स कहते हैं। तीनों में से कोई से भी नाम से पूछ नहीं करता है। तो क्या बताओगे? अयस्क में उपस्थित अद्रव्यों को अघाती, गैन या मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई? आगे से आगे आपने देखिए अयस्कों के प्रकार। किसके प्रकार भाई? अयस्कों के प्रकार। देखो नंबर 1 है ऑक्साइड है या सल्फाइड है, कोई से भी देख लो। सल्फाइड है, सल्फेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, हैलाइड है, सब है। तो नंबर 1 है भाई सल्फाइड है। देखिए नाम से लग रहा है सल्फाइड है। वे अयस्क जिनमें धातुएं सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती हैं, सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। क्या बताओगे? वे अयस्क जिनमें धातुएं सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती हैं क्या कहलाते हैं भाई? सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे देखिए कॉपर, पाइराइटिस, CuFe, इसमें धातुएं किसके रूप में मौजूद हैं? सल्फाइड के रूप में मौजूद हैं। सिनेबार, Hg, इसमें धातु किसके रूप में मौजूद है? सल्फाइड के रूप में मौजूद है, इसलिए इसको हमने क्या कहा भाई? सल्फाइड अयस्क। सबके समझ में आ गई बात? नंबर 2 ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क? ऑक्साइड अयस्क। क्या बताएंगे? वे अयस्क जिनमें धातुएं ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं क्या कहलाता है भाई? ऑक्साइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट अयस्क, Fe2 आयरन का अयस्क होता है, ये Fe2 यहाँ धातु ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, इसलिए यह अयस्क कौन सा अयस्क कहलाएगा? ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा। इसी तरह से बॉक्साइड अयस्क, बोलो An2, यहाँ धातु किसके रूप में मौजूद है? ऑक्साइड के रूप में मौजूद है, इसलिए क्या कहलाएगा? जिंकाइट ZnO, यहाँ धातु किसके रूप में मौजूद है? ऑक्साइड के रूप में मौजूद है, तो यह अयस्क कौन सा कहलाएगा भाई? ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा। इसी तरह से नंबर 3 कार्बोनेट अयस्क। क्या बताओगे? वे अयस्क जिनमें धातुएं कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होती हैं क्या कहलाते हैं भाई? कार्बोनेट अयस्क कहलाता है। जैसे कैलामीन, सिडेराइट। कैलामीन का कल क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? जिंक कार्बोनेट को कहते हैं, याद रखना, पूछा जाता है। और सिडेराइट Fe, तो इनमें धातुएं किसके रूप में मौजूद हैं? कार्बोनेट के रूप में मौजूद है, इसलिए कौन सा अयस्क कहलाएगा? कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा। नंबर 4 है भाई सल्फेट अयस्क। क्या बताओगे? वे अयस्क जिनमें धातुएं सल्फेट के रूप में उपस्थित हो, सल्फेट अयस्क कहलाते हैं। जैसे इप्सम, MgSO4, देखो धातु सल्फेट के रूप में है। जिप्सम
CaSO4.2H2O, ये क्या कहलाएगा भाई? कौन सा एसिड कहलाएगा? कौन सा एसिड कहलाएगा? ये सल्फेट एसिड कहलाएगा। इसमें धातु में किसके रूप में मौजूद है? ये कौन सा एसिड कहलाएगा? सल्फेट एसिड। हैलाइड एसिड, हैलाइड क्या बताओगे? वे एसिड जिनमें धातुएं हैलोजन के रूप में उपस्थित हो, इसलिए से NaBr है, कार्बोनाइड है। क्या था कार्बोनाइड? KCl, MgCl2 फाइन। देखो इसमें धातुएं किसके रूप में मौजूद है? हैलाइड के रूप में मौजूद है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे भाई? हैलाइड अयस्क कहलाएगा। इसी तरह से नंबर 6 नाइट्रेट अयस्क। क्या बताओगे? वे अयस्क जिनमें धातुएं नाइट्रेट के रूप में उपस्थित हो, जैसे चिली, साल्ट पीटर, सोडा KNO3, सोडा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से फॉस्फेट एसिड, क्या बताओगे? वे एसिड जिनमें धातुएं फॉस्फेट के रूप में उपस्थित हो, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये क्या कहलाएगा भाई? फॉस्फेट अयस्क। समझ में आ गई बात सबको? तो इसी तरह से सिलिकेट एसिड की भी बात कर सकते हैं, जिसमें धातुएं सिलिकेट के रूप में उपस्थित हो। वो कौन सा एसिड कहलाएगा भाई? सिलिकेट अयस्क कहलाएगा। अरे लड़ो मत सुकन्याओ। इसका मतलब अयस्कों का वर्गीकरण देखो कई प्रकार से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क, हैलाइड अयस्क, नाइट्रेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क और सिलिकेट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इसके बाद है भाई धातुओं का निष्कर्षण। आप देखिए, अरे आवाज नहीं आना चाहिए तुम्हारी बिल्कुल भी। देखिए भाई, अब चल रहा है धातु का निष्कर्षण, यानी कि धातुकरण। धातु का निष्कर्षण यानी कि इसको हम क्या कहते हैं भाई? धातुकरण। आप सुनिएगा विज्ञान से। अयस्क और खनिज के बारे में जैसे अपन ने बताया था, मतलब धातुएं पृथ्वी के गर्भ में जिस रूप में पाई जाती है वो तो क्या कहलाता है? खनिज। और अयस्क क्या बताया था कि वे खनिज जिनसे मिट्टी व्यवहारिता और कम खर्चे में धातु को प्राप्त किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं भाई? अयस्क कहलाते हैं। अब सुनिएगा, धातुओं का निष्कर्षण यानी कि धातुकरण। इधर देखिए, धातु के अयस्क से, धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है भाई? धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्या बताओगे धातु कर्म में? धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम धातु का निष्कर्षण या धातु
कर्म कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये 5 पदों में पूरी होती है। नंबर 1, अयस्क का पीसना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम अयस्क का सांद्रण। तीसरा पढ़ेंगे सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को या सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में, बहुत ध्यान से देखना, परिवर्तन। चौथा धातु ऑक्साइड का, बातें में करे भाई, अशुद्ध धातु में परिवर्तन। और नंबर 5 धातु अशुद्ध धातु का शोधन। धातु का, सुन लीजिए, यहां आपको देखना है धातु कर्म किसे कहते। जवाब होगा धातु के ऑक्साइड से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है भाई? धातु कर्म कहलाता है। और ये प्रक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? 5। किसी का भी हमें धातु कर्म करना है तो हमें इस 5 पद से होकर गुजरना पड़ेगा। अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में परिवर्तन, और अशुद्ध धातु का शोषण। अगर हमें ये 5 पॉइंट याद है तो हम किसी का भी धातु कर्म आसानी से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कैसे करें, सुनना ध्यान से। नंबर 1 है इसका पीसना। इसका एक ही तरीका है, किसी भी अयस्क को पीसने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। सुन ले, कोई सा भी अयस्क, ध्यान देना मेरी तरफ। खान से निकाले गए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़े की सहायता से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर उसे दलित्र में डालकर उसका महीन चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे स्टैम्प मिल में डालकर उसका बारीक चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? अयस्क का पीसना। क्या करा अयस्क के पीसने में? खान से निकाले गए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इसे दलित्र में डालकर इसका महीन चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। फिर इस चूर्ण को स्टैम्प मिल में डालकर महीन पाउडर प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का पीसना। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है अयस्क का सांद्रण। आप ध्यान देने की बात है, अयस्क का सांद्रण, सुनना ध्यान से। अयस्क का सांद्रण कहते किसे? इधर ध्यान दे। अयस्क का सांद्रण कहते किसे? जो हमारे पास अयस्क है, उस अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को अयस्क से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या बताओगे? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को अयस्क से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है।
तथा आयस्क के सामने की विधि का चुनाव आयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों के आधार पर किया जाता है। इसकी क्या है भाई, कई विधियां। देखिए आयस्क का सामना, तीसरा हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, आयस्क का सामना। क्या बताया अपन ने, आयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को, आयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को आयस्क से पृथक करना क्या कहलाता है, आयस्क का सामरण कहलाता है। क्या बताओगे, आयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों का आयस्क से पृथक करना आयस्क का साधारण कहलाता है। और आयस्क के साधारण की विधि का चुनाव आयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों के आधार पर किया जाता है। इसकी कई विधियां हैं, जैसे नंबर 1 है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसका चुनाव कब करेंगे, सुनना, यदि आयस्क के कणों का घनत्व अधिक हो, यदि आयस्क के कणों का घनत्व क्या हो गई, अधिक हो। यदि आयस्क के कणों का घनत्व क्या हो, अधिक हो, तथा अपद्रव्यों का घनत्व क्या हो गई, कम है, तो हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का चुनाव करेंगे। समझ में आ गई। यदि आयस्क के कणों का घनत्व अधिक हो, यानी कि आयस्क के कणों की मात्रा ज्यादा हो और अपद्रव्य उसमें कम मात्रा में उपस्थित हो, तो हम कौन सी विधि का चुनाव करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि का चुनाव करेंगे। इस विधि में हम क्या करेंगे, जो चुनित आयस्क के उसे ढलवा प्लेटफॉर्म पर रखकर उस पर पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियां, वे हल्के कण जल से के साथ बहकर पृथक हो जाते हैं और आयस्क भारी होने के कारण ऊपरी सतह पर ही छूट जाता है। ऐसे उधर देखो, हमने क्या किया, ये प्लेटफॉर्म लिया हमने, ध्यान देना इसमें, ये ढलवा प्लेटफॉर्म ले लिया, ध्यान से देखिएगा। इस ढलवा प्लेटफॉर्म पर ये जाली लगी हुई है, यहाँ हमने क्या भर दिया भाई, आयस्क भर दिया और पानी की तेज धारा इसके ऊपर डाली अपन ने, ये पानी की तेज धारा, तो इसमें आयस्क में उपस्थित जितने भी विलेयशील अशुद्धियां हैं और हल्के अपद्रव्य हैं, वो जल के साथ बहकर कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तथा आयस्क भारी होने के कारण ऊपरी सतह पर ही सूख जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, गुरुत्व। तो ढालू फर्श पर रखकर हम उस पर पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे विलेयशील अशुद्धियां और धूल मिट्टी के जितने भी अपद्रव्य हैं वो पानी के साथ बहकर कहां जाएंगे, वही नीचे आ जाएंगे और आयस्क भारी होने के कारण ऊपरी सतह पर ही रह जाएगा। लेकिन इस विधि का चुनाव कब करेंगे, जब
आयस का घनत्व अधिक और अद्रव्यों का घनत्व क्या हो, कम हो, तो इस विधि का चुनाव करें। क्लियर भाई बात। दूसरी विधि देखो, पहली विधि हो गई है, दूसरी विधि देखो, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि। सुनिए, यदि आयस में उपस्थित अद्रव्य चुंबकीय प्रकृति का हो, कौन सी प्रकृति का हो, या आयस चुंबकीय प्रवृत्ति का हो और अशुद्धि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की हो, यह भी हो सकता है, तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का चुनाव करते हैं। या तो आयस चुंबकीय हो या अद्रव्य चुंबकीय हो और दूसरा अनुचुंबकीय। तो हम ऐसी कंडीशन में कौन सी विधि का चुनाव करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का चुनाव करेंगे। इस विधि में क्या होता है, इधर देखिए बोलो, एक तो होती है चुंबकीय घर्षण, कौन सी घर्षण होती है भाई, चुंबकीय घर्षण। एक होती है लोह घर्षण, की घर्षण है भाई, लोहे की घर्षण। इन दोनों घर्षणों पर एक रबर का पट्टा लगा होता है। किसका पट्टा लगा होता है, रबर का पट्टा लगा होता है, जो दोनों घर्षणों पर लगातार क्या होता रहता है, घूमता रहता है। अब हम क्या करते हैं, पिसे गए आयस को इसके पट्टे पर, कौन सा आयस के, पिसा आयस, तो हम इस पट्टे पे गिराते हैं, जिससे आयस धीरे धीरे इस पट्टे पर आगे की ओर बढ़ता है, बढ़ रहा है। जैसे ही चुंबकीय घर्षण के लंबवत स्थिति पे आता है, तो चुंबक से आकर्षित होने वाले जो पदार्थ हैं वो तो तेजी से कहां गिर जाते हैं, चुंबक से आकर्षित होकर तो कौन सा पदार्थ है भाई, चुंबकीय, चुंबक से आकर्षित होकर चुंबक के नजदीक क्या कर लेते हैं भाई, ढेर कर लेते हैं, तथा अनुचुंबकीय पदार्थ उससे दूर जाकर कौन से पदार्थ में, चुंबकीय। इस प्रकार चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं भाई, पृथक हो जाते हैं। ये विधि कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, क्या करा, दोबारा बोल। इस विधि में एक चुंबकीय घर्षण होती है और दूसरी लोह घर्षण होती है। इन दोनों घर्षणों पर रबर का एक पट्टा लगा होता है, जो दोनों घर्षणों पर चलता है। इसके बाद हम तीसरे गैस को इस रबर के पट्टे पर गिराते हैं, जिससे रबर का पट्टा पट्टे से धीरे धीरे गैस आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे ही चुंबकीय घर्षण के नजदीक के लंबवत आता है, तो चुंबक से आकर्षित होने वाले पदार्थों का ढेर तो चुंबक के नजदीक और अनुचुंबकीय पदार्थ का ढेर उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इस प्रकार चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों ही पदार्थ एक दूसरे से क्या हो जाते हैं भाई, पृथक हो जाते हैं। ये कौन सी घर्षण थी, चुंबकीय, और ये कौन सी थी, लोहे की। आ गई बात समझ में। तो कितनी विधियां हुई,
नंबर 1 पृथक्करण और नंबर 2 चुंबकीय प्लवन। नंबर 3 है झाग प्लवन विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि? झाग प्लवन। डायरेक्ट भी पूछी जाती है और एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछी जाती है झाग प्लवन विधि। सुनिए झाग प्लवन विधि, इस झाग प्लवन विधि याद रखना, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। बड़ा खाना बने जो जिसमें धातुएं सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती है, तो इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। पहली बात सुनिएगा ध्यान से, इस विधि में हम क्या करते हैं, आयताकार पात्र लेते हैं, क्या लिया मैंने, एक आयताकार पात्र लेते हैं, बातें निकालने का इधर ध्यान दें।